Good morning and Assalamu alaikum. So today we are going to start, as we have started our enzymes chapter, which is the first year topic. So after that we are going for the part 2 of that, since we weren't able to complete the whole chapter in part 1. So yeah, our part 2 will start from energy of activation. Okay. So what is energy of activation? Now we know that molecules which do not react with another, they are activated, right? The energy that must be added to a molecule to react with another molecule. हम कुछ ऐसी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एक एनर्जी प्रोवाइड करना, प्रोवाइड एनर्जी टू वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल को एनर्जी प्रोवाइड करना ताकि वो रिएक्ट कर सके with another molecule, ताकि वो रिएक्ट कर सके अदर मॉलिक्यूल से. तो दैट इज नोन एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. राइट नाउ वी नो दैट हमारे सिस्टम के अंदर वी यूज हीट एज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. हम क्या करते हैं, हम हीट लेते हैं जो कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है. ठीक है, लेकिन जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग सेल्स हैं, वो हमारे पास, हमें पता है, एक सेंसिटिव टेम्परेचर पे काम करते हैं. इनका टेम्परेचर क्या होता है, एक सेंसिटिव टेम्परेचर होता है जो कि अराउंड 37 सेल्सियस. राइट, तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स वगैरह हैं हमारे लिविंग सेल के अंदर, ये एक टेम्परेचर सेट पॉइंट, एक नॉर्मल टेम्परेचर, सेंसिटिव टेम्परेचर पे काम करते हैं. तो हमारे पास 10,000 से भी केमिकल रिएक्शंस हमारे सेल के अंदर हो रहे होते हैं. तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शंस को कवर करती है. किसको, लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शंस को ये करवाती है. अब हमें पता है इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन से बेसिकली असल में काम क्या है. ठीक है, फॉर एग्जांपल वी कैन से, अगर हमारे लिविंग बॉडी के अंदर है, हमें पता है लिविंग सिस्टम किस पे काम करता है, आइसोथर्मल पर. आइसोथर्मल मतलब जिसके अंदर टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन्ड हो. टेम्परेचर क्या हो हमारे पास, मेंटेन. आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर. टेम्परेचर एक मेंटेन हो, सेम हो. तो अगर इस पे अगर हमारे पास बायोकेमिकल प्रोसेसेस होते हैं, हमें पता है एंजाइम रिएक्ट करता है किसके साथ, रिएक्टेंट के साथ, और वो क्या बनाता है, एक एनर्जी कॉम्प्लेक्स बनाता है. फिर वो हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और उस प्रोडक्ट के जरिए एनर्जी रिलीज होती है. और हमें पता है कि एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स बेसिकली काम ही क्या करते हैं, वो डिक्रीज करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. हमें पता है अगर हम कोई भी रिएक्शन करते हैं ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या होती है, रिमूव्ड आउट होती है. बहुत ज़्यादा एनर्जी रिमूव्ड आउट होती है. तो तभी हम उस रिएक्शन के अंदर एंजाइम्स का यूज करते हैं. विद द हेल्प ऑफ एंजाइम वो क्या करता है, डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कम से कम एक्टिवेशन एनर्जी रिलीज हो सके. तो एन एंजाइम रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि हमारे पास केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सके. ठीक है, उसके बाद भी अगर हम कुछ बातें और डिस्कस कर सकते हैं. अगर हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी कॉम्प्लेक्स है, अगर हमारे पास लो है, तो बहुत सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. इसी वजह से हमारे पास एंजाइम क्या करता है, एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, डिक्रीज या लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. ये एमसीक्यू से याद रखना. दिस एमसीक्यू इज repeated in many of we can say almost past papers, right? After that we do have what, now we have factors which affect the enzymatic action, फाइन. ऐसे फैक्टर जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं.
तो सबसे पहले मेरे पास पता है तो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, जिसका मतलब क्या है, जितनी हमारे सबस्ट्रेट की क्वांटिटी होती है ना, वो ट्रांसफॉर्म होती है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर। एक यूनिट हम पता है, हम जब भी ये रेट लिखते हैं मतलब पर यूनिट टाइम की बात करते हैं। तो अगर हम रेट ऑफ एंजाइम की बात करें तो क्या होगा, जितनी भी हम क्वांटिटी सबस्ट्रेट की ले रहे हैं ना, सबस्ट्रेट की जितनी भी क्वांटिटी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, कितनी टाइम में, पर यूनिट टाइम में, ठीक है, पर यूनिट। फाइन। अब हमारे पास क्या होता है, जब भी अगर हमारे पास ग्रेटर होगा प्रोडक्ट का अमाउंट, मतलब हमारे पास ग्रेटर होगी एंजाइम की एक्टिविटी, राइट। तो हमारे पास कुछ वी कैन से, सबसे पहले हमारे पास इसको अफेक्ट करने के लिए एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, या हमारे पास पीएच लेवल हो गई, और कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स या कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये चीज़ें कुछ हैं जो कि क्या करती हैं, जो कि एंजाइम की एक्शन को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। फाइन। तो हम वन बाय वन हर एक के को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, अच्छा हमें पता है जो कि केमिकल रिएक्शंस है ना, जितने भी हमारे पास बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो केमिकल रिएक्शंस हमारे पास डिपेंड करते हैं बेसिकली मॉलिक्यूलर की मोशन पर, मॉलिक्यूलर की मोशन पर। अब देखो हमारे पास मॉलिक्यूलर मोशन कैसे होती है, एक हीटिंग प्रोसेस के जरिए होती है। जब भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मोशन होती है, मतलब अगर हमारे पास सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो हम ज़्यादा उसको वीकेंड से वो ज़्यादा एंजाइम्स के ज़रिए रिएक्ट करेगा और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसी तरह से मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी एक रिएक्शन की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जब भी हमारे पास क्या हो, जब भी हमारे पास मॉलिक्यूलर मोशन या हीटिंग से वो ज़्यादा हो सकती है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। कैसे, अगर हम किसी भी चीज़ का टेम्परेचर 10 सेल्सियस से बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। हम जैसे ही हमने 10 सेल्सियस बढ़ा दिया तो हमें पता है, हाँ हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो गया। और एंजाइम्स हमें पता है सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर के, तो जैसे ही अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, तो एंजाइम हमारे पास अपनी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करना छोड़ देंगे। एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव, तो अगर हम हाई टेम्परेचर करें, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम हो रही है ना, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन या एंजाइम्स कंट्रोल, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर। फाइन, ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब हमारे पास क्या होता है, ये तो हो गया अगर हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर है। अब बिलो या अबव अगर हम इससे ज़्यादा चले जाते हैं, या हम या ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है, 37 सेल्सियस। अगर हम इसके या तो ऊपर चले गए या इसके नीचे चले गए तो हमारे पास क्या होगा, जो हेमन की एंजाइम्स है ना वो हाईली एक्टिव होती है 37 पर, ठीक है। तो अगर हम ज़्यादा चले गए तो वो क्या होता है, डीनेचर हो जाती है। तो हमें पता है 100 सेल्सियस पे हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, डीनेचर्ड हो जाती है, मतलब वो अपना काम करना छोड़ देती है, डीनेचर्ड हो जाती है। कब, 100 सेल्सियस पर। और अगर हमारे पास मिनिमम हो जाए, सॉरी, अगर हमारे पास मिनिमम हो जाए टेम्परेचर जो कि है 0 सेल्सियस, तो 0 सेल्सियस पे बेसिकली क्या होता है, एक्टिविटी
रिड्यूस हो जाएगी मिनिमम पर, और लेकिन एंजाइम्स यहाँ पे डिस्ट्रॉयड नहीं होते। एक्टिविटी मिनिमम हो जाती है लेकिन एंजाइम्स डिस्ट्रॉयड नहीं होते, याद रखना, एंजाइम्स डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं, ठीक है। बट मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं हायर टेम्परेचर, ऑप्टिमम से भी ज़्यादा टेम्परेचर, जो कि 35 से लेकर 42 सेल्सियस अगर टेम्परेचर हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। और हमें पास पता है कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारे पास हॉट स्प्रिंग के अंदर रहते हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म इलाकों के अंदर भी वो हमारे पास सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको हम कहते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो कि हमारे पास क्या होता है, हॉट स्प्रिंग होता है, हम हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। इनका टेम्परेचर मोस्टली कितना होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर इनका 70 होता है, 70 सेल्सियस इज ऑप्टिमम, यहाँ से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये इस एग्जाम पे बेसिकली अपना काम परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पीएच लेवल की, तो हमारे पास हमें पता है जितने भी एंजाइम्स हैं उनका फंक्शन एक पर्टिकुलर पीएच पे होता है। वेट लेट मी राइट हियर। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पीएच को। तो वी नो दैट जितने भी हमारे पास एंजाइम्स के फंक्शंस होते हैं वो हमारे पास पर्टिकुलर पीएच, उनकी पर्टिकुलर रेंज होती है, उस रेंज पे वो काम करते हैं और उस रेंज को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच। उसके बाद हम क्या करते हैं, हर एंजाइम हमारे पास एक नैरो रेंज होती है जो कि ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं। अब कुछ वी कैन से एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, जैसे कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं पीएच से, अगर पीएच चेंज हो जाती है, ठीक है। और स्लाइटली अगर हमारे पास पीएच के अंदर चेंज आता है, थोड़ा सा स्लाइटली अगर हमारे पास पीएच के अंदर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास आयोनाइजेशन होती है अमीनो एसिड्स की। आयोनाइजेशन होती है किसकी, अमीनो एसिड से, अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली भी चेंज आ सकता है, ठीक है। और अगर हमारे पास एक्सट्रीम चेंज आ जाता है तो हमारे पास क्या होता है, वो अल्टर करते हैं आयोनिक चार्ज को। अगर हमारे पास तकरीबन पीएच क्या हो जाएगी, मोस्टली पीएच चेंज हो गई है, तो हमारे पास वो क्या करेंगे, वो अल्टर करते हैं, क्या करते हैं, आयोनिक चार्ज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आयोनिक चार्ज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, हमें पास आयोनिक चार्ज आइदर एसिडिक और बेसिक, ठीक है, आइदर एसिडिक और बेसिक। तो हमारे पास क्या होता है, तो इसको हम कहते हैं आयोनिक बॉन्डिंग डीनेचर हो जाती है और वो मेंटेन करती है स्पेसिफिक शेप, किसी भी एंजाइम की स्पेसिफिक शेप मेजर करती है। अब ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है, मोस्टली इनकी रेंज क्या होती है, तो मोस्टली ऑप्टिमम पीएच की रेंज होती है 6 to 8, ठीक है, 6 to 8। हमें पता है 6 to 8 मतलब हमारे पास न्यूट्रल होती हैं, 7 न्यूट्रल होती है, लेकिन ये आइदर बेसिक या एसिडिक होती है, स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक। लेकिन कुछ एंजाइम्स लाइक हमारे पास ग्रीन पपाया है जो कि एक्ट करता है बोथ अल्कलाइन और एसिड, या हमारे पास प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि पेप्सिन है हमारे पास, जो कि प्रेजेंट है स्टमक के अंदर, ये हमारे पास एसिडिक मीडियम पे काम करता है, इसकी बेसिकली पीएच वैल्यू होती है 2। और हमें पता है अगर हम एसिडिक पीएच की स्केल पे काम करते हैं तो पीएच की स्केल कुछ इस तरह से होती है, मिडल में हमारे पास क्या होता है, सॉरी 7 होता है, 7 इज न्यूट्रल, 7 से पहले वाले 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होते हैं, 6 तक ये हमारे पास होते हैं एसिडिक। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास अल्कलाइन होते हैं या बेसिक होते हैं।
तो हमें पता है पेप्सिन क्या है, पेप्सिन pH 2 पे काम करता है, तो मतलब वो क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम पे काम करता है, एसिडिक pH पे काम करता है। उसके बाद कुछ एग्जाम जो कि अल्कलाइन पे होते हैं जिनकी pH क्या होती है, 8 होती है। तो मोस्टली डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट pH पे काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास अमाइलेज एंजाइम है, कौन सा, अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम में जो कि रिलीज कौन करता है, जो कि रिलीज होता है पेनक्रियाज से, और इसकी pH होती है अराउंड 8.5, तो विच इज अल्कलाइन। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास pH जो कि अफेक्ट करती है। उसके बाद हमारे पास है एंजाइम कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। वी विल बी डिस्कसिंग एंजाइम्स कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन। तो एंजाइम कंसंट्रेशन के अंदर क्या होता है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या होती है, मेंटेन होती है हाई लेवल पर। जो हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है ना, वो हमेशा हाई लेवल पर मेंटेन होती है, हाई लेवल पर। और हमें पता है हमारे पास जो pH और टेम्परेचर है ना, वो हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। ऑप्टिमम pH और टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर जब होता है तभी काम करते हैं। तो वी कीप देम कांस्टेंट, वी कीप देम कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ना एंजाइम का, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास होता है एंजाइम का, वो क्या होता है, वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंजाइम्स के रिएक्शन से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन से। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारे पास आप समझ लो वी हैव ओनली वन एंजाइम, अगर हमारे पास सिर्फ एक ही एंजाइम है, वी हैव ओनली वन एंजाइम, राइट, एंड इफ इट कैन कन्वर्ट 100 ऑफ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट, और हमें पता है ये एक एंजाइम 100 सबस्ट्रेट को 100 ही प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है, 100 ही प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। बट हियर द प्रॉब्लम इज इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, ज़्यादा टाइम कर तो लेगा, लेकिन वो हमारे पास ज़्यादा टाइम लेगा। सेम इज अगर हमारे पास यहाँ क्या होता, अगर हम बाय इंक्रीजिंग, अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएं एंजाइम्स की, एंजाइम्स को ज़्यादा लें, कंसंट्रेशन एंजाइम्स की अगर हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एक्टिव साइट बिकम मोर अवेलेबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट हम वो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सबस्ट्रेट को हम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं इन अ लेस टाइम। इसके अंदर टाइम कितना होगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो हमें पता है रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। टाइम के ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाता है रेट ऑफ एंजाइम की कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ कन्वर्टेशन एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर बहुत जल्दी जल्दी होता रहेगा, सिंस हमें पता है इफेक्ट क्या लगेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास अचीव हो सकती है। हमें पास इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, पहले तो मैं ये बात कर सकती है इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, कंसंट्रेशन एंजाइम्स की और सबस्ट्रेट की क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। एंजाइम जितने हम एंजाइम्स डालें उतने ही हमारे पास सबस्ट्रेट बने, इन दोनों की क्या हो जाए, कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, तो हम कहते हैं हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। ठीक है, और हमें पता है कि अगर फर्दर हम एंजाइम्स को इंक्रीज करते हैं तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। तो ये याद रखना, अगर हमें इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो एंजाइम की कंसंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से। अगर हमारे एंजाइम्स ज़्यादा होंगे सबस्ट्रेट से, एंजाइम्स ज़्यादा होंगे और सबस्ट्रेट क्या होंगे, सबस्ट्रेट कम होंगे, तो हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा।
रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। सही है, ये हो गया हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन। अब हम चलते हैं हमारे पास लास्ट वही कहते हैं फैक्टर की तरफ, जो कि है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, राइट। जब हमारे पास दूसरी कंडीशन है, जैसे कि पीएच या हमारे पास क्या हो गया टेम्परेचर, अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि हमें पता है ये दोनों ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे काम करती हैं, तो अगर हम इन दोनों को कांस्टेंट रख सकते हैं तो एंजाइम की कंसंट्रेशन मेंटेन कब होती है, लेवल हो, हायर लेवल हो। तो अगर हम इंक्रीज करें सब्सट्रेट की कंसंट्रेशन को, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन सब्सट्रेट की को इंक्रीज करें, सब्सट्रेट बढ़ जाए, तो मतलब हमें पता है वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो अगर हम ये बढ़ गई तो एंजाइम का रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, एंजाइम का रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है द रिएक्शन अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, एक मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा। हम जितना ही सब्सट्रेट इंक्रीज करते जाएंगे तो रिएक्शन हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा। और मैक्सिमम वेलोसिटी को हम कहते हैं हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर दिया है, इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर लिया है। अगर हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो हमारे पास सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इतनी नहीं चाहिए। तो हमें पता है जितने भी एक्टिव साइट्स होंगे एंजाइम मॉलिक्यूल के, वही हमारे पास सबस्ट्रेट को ऑक्यूपाई करेंगे, और दूसरे जो एंजाइम से बचेंगे वो फ्रीली ऐड होंगे दूसरे मॉलिक्यूल से। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन भी इक्वल होनी चाहिए सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन से। So these were factors which affect the enzymatic concentration. After that, we will be talking about enzyme inhibition and some of the types of that. Discussing about enzymes inhibition. So we'll be starting from here. Let me choose the color for. Okay, enzyme inhibition. Fine. So in enzyme inhibition, we know sometimes we can say enzyme do not work properly, right? Or system want to decrease the enzyme activity. हमें पता है कुछ टाइम के लिए एंजाइम कभी कभार सही से काम नहीं करता। अगर सही से काम नहीं करता तो सिस्टम क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करना पड़ता है, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करना। ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज करना पड़ता है क्योंकि को हमारे पास इससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज ऑफ नो प्रोडक्ट हमारे पास इनफ है, नो मोर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड, नो मोर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड। फाइन। तो इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या था, डिक्रीज होती है एंजाइमेटिक प्रोसेस, एंजाइमेटिक प्रोसेस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इसको हम कहते हैं एंजाइम की इनहिबिशन। टू डिक्रीज द एंजाइमेटिक कंडक्शन वी कैन से एंजाइमेटिक प्रोसेस को डिक्रीज करने के लिए हम क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ 3 टाइप्स हैं एंजाइम इनहिबिशन की। जैसे कि अगर हम पहली टाइप को डिस्कस करें, वो है हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमारे पास क्या बोलती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज बेसिकली एक ऐसी टाइप इनहिबिशन की जहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या हो, एक दूसरे के साथ सिमिलर हो, मॉलिक्यूल सिमिलर हो और वो बाइंड करें एक्टिव साइट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल सिमिलर है, मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, मॉलिक्यूल सिमिलर है। सिमिलर का मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ऑलमोस्ट सब मॉलिक्यूल्स के जो सबस्ट्रेट है ना, उनकी एक्टिव साइट सिमिलर है। तो अगर हमें पता है हमें एक्टिव साइट ये वाली साइट यहाँ लगानी है, लेकिन इंस्टेड ऑफ वी कैन से अटैचिंग हेयर, यहाँ पर अटैच होने की बजाय ये हमारे पास यहाँ अटैच हो जाती है, यहाँ अटैच हो जाती है।
ओरिजिनल सबस्ट्रेट पे अटैच नहीं होती, हालांकि दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे अटैच हो जाती है। तो ये क्या होता है, दीज मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं, ब्लॉक करते हैं एक्चुअल सब्सटेंस को। एक्चुअल सब्सटेंस को उन्होंने ब्लॉक कर दिया और ये दूसरे सबस्ट्रेट पे अटैच हो गई। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है और ये पूछी भी जाती है एग्जाम्स के अंदर, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन हमारे पास बहुत अच्छी एग्जांपल है। ये क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है जो कि ब्लॉक करता है एंजाइम्स की कैंसर साइट को, और जैसे कि वो कंस्ट्रक्ट करता है बैक्टीरिया की सेल वॉल को। अगर हमारे पास इनहिबिशन रिवर्सिबल है, अगर क्या होती है रिवर्सिबल, मतलब हम कहते हैं प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट बनता है, लेकिन अगर सॉरी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना है, और अगर प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट बन गया तो ये क्या होगा, ये रिवर्सिबल हो गई। तो अगर हमारे पास इनहिबिशन क्या होती है, इनहिबिशन रिवर्सिबल होती है, तो ये ओवरकम होती है बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो एक्टिव साइट क्या हो जाएंगी, ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगी, और ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगी तो इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स अपने इक्वल, अपने सेम साइट पर कंबाइन होगा। तो ये होती है हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। उसके बाद दूसरी इनहिबिटर की टाइप दे देते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमारे पास क्या है, एक टाइप है इनहिबिशन की, जिनमें क्या होता है, where molecules bind with enzyme at the site except the active site, जहाँ पे molecules enzyme की दूसरी साइड पे बाइंड करें, मॉलिक्यूल्स एंजाइम की दूसरी साइड पे बाइंड करें, हालांकि एक्टिव साइट की जगह बाइंडिंग करें। हमें पता है ये एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल हमेशा उसकी एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, लेकिन इस नॉन कॉम्पिटिटिव के अंदर हमारे पास कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनकी बेसिकली कुछ जगहें ऐसी होती हैं, तो वो यहाँ बाइंड होने की नहीं करते, लेकिन ये यहाँ बाइंड हो जाते हैं, एक्टिव साइट पे नहीं होते लेकिन दूसरी साइड पे बाइंड हो जाते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, और इनकी जो बाइंडिंग साइट होती है जो कि अवे होती है एक्टिव साइट से, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स सब्सटेंस जिनकी बाइंडिंग साइट अवे हो, अवे अवे द एक्टिव साइट, उनकी बाइंडिंग साइट एक्टिव साइट से क्या हो, एक्टिव साइट से अवे हो, उन हम कंपाउंड्स को, उन हम प्रोडक्ट्स को कहते हैं एलोस्टिक साइट्स। उन साइट्स को हम नाम क्या देते हैं, एलोस्टेरिक साइट्स। एलोस्टेरिक साइट्स का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हमारे पास अदर देन एक्टिव साइट, एक्टिव साइट की दूसरी जगह पर अगर मॉलिक्यूल सॉरी वो सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है। एलोज मीन्स अवे। ठीक है, तो इस इंट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल अपनी शेप को चेंज कर देता है रिगार्डिंग जो हमारे पास एक्टिव साइट लगा है, उस हिसाब से वो चेंज कर लेता है। इसकी हम एग्जाम्पल लेते हैं, फीडबैक इनहिबिशन हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल है, और नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिशन है फीडबैक। फाइन, अब हमारे पास बात करते हैं हम थर्ड बेसिकली उसकी एंजाइम इनहिबिशन की, जो कि हमारे पास है थर्ड टाइप है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, तो अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के अंदर क्या होता है, इसको हम कहते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव। एंटी मतलब अगेंस्ट से अपोजिट। एंटी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ये हमारे पास कहाँ इसकी जगह होती है, इट टेक प्लेस वे एंजाइम इनहिबिटर बाइंड ओनली टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट। जब एंजाइम्स किससे बाइंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स से, जैसे कि हमारे पास ये हो गया सबस्ट्रेट, ये हो गया एंजाइम, जब भी ये एंजाइम सबस्ट्रेट से बनाएगा तो ये बनेगा सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और जब भी ये हमारे पास सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है तब ये अनकॉम्पिटिटिव बाइंड हो जाता है, तब ये अनकॉम्पिटिटिव क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। और इस टाइप की इनहिबिशन को हम कहते हैं क्या, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ठीक है। तो आई होप दिस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इनहिबिशन इज क्लियर टू यू गाइस।
Now we'll be discussing about some we can say feedback inhibition. So let's move to feedback inhibition. Feedback inhibition. Now what is feedback inhibition? Like we know that the activity is almost जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो एंजाइम्स के ज़रिए रेगुलेट होती हैं। एवरी एंजाइम हर एंजाइम सेल के अंदर क्या होता है वो रेगुलेट करता है हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन को। हर एंजाइम ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म है जिसके अंदर क्या होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल मैकेनिज्म है। इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर बेसिकली जितने भी हमारे पास जो एक्टिव साइट है एंजाइम्स की वो इनहिबिट होती हैं इसके अपने ही प्रोडक्ट से। जिसका जो अपना प्रोडक्ट बनता है ना वो उसका अपना ही प्रोडक्ट दूसरी साइड को क्या करता है इनहिबिट करता है उसको रोक देता है ब्लॉक कर देता है। ठीक है और इसको ही हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म और ये हमारे पास क्या होती है रिवर्सिबल होती है जिसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो कि हमेशा वो लेती है प्लेस कहाँ पर मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर। जब भी हमारे पास मेटाबॉलिक पाथवे होता है मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिज्म के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं ना उस पाथ के अंदर ये कैन से टेक प्लेस करती है। ये यूजली हमारे पास अक्कर होती है जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी हाई हो। जब हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी हाई हो तब हमारे पास फीडबैक इनहिबिशन होता है। ठीक है ये बाइंड होती है कम्प्लीटली एंजाइम की एक्टिव साइट से। तो सबस्ट्रेट एंजाइम्स जब प्रोडक्ट बनाते हैं वो कंज्यूम होते हैं और फिर वो रिड्यूस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स को। ठीक है तो दिस वर द फीडबैक इनहिबिशन। आफ्टर दैट वी डू हैव क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम जो कि आपको याद करनी है which are present in your synth textbook so you can look into there by your own self. In the tomorrow's video we'll be doing which is the part 3 of enzyme. We'll be doing only MCQs from multiple books and past papers of MDK. Till that bye bye.